हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं भूगोल के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को पार्ट वाइज बांट दिया है, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। प्रत्येक पार्ट में मैंने वैसे टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखा है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं भूगोल के बारे में। तो इरोटोस्थेनिक्स ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें भी भूगोल का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन करना माना जाता था, जिसका अर्थ होता है पूरा मिलाकर पृथ्वी का अध्ययन करना। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना होता है। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भागों को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया था। तो सही उत्तर होता है भूगोल का पिता किसे जनक माना जाता है? हिकैटियस को। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में समुद्री हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा यह हवा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जब टकराती है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अर्थात ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व की ओर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है तथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, यानी नहीं के बराबर वर्षा होती है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा भाग सूखाग्रस्त है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? सही उत्तर है स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली का स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप स्थित है, जिससे हमेशा आग और गैस निकलते रहती है। इसी वजह से इसके आसपास का भाग हमेशा चमकता रहता है। यही वजह है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पीसी कल्चर, यानी मत्स्य पालन को व्यवसाय को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बादल अधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? सही उत्तर है वर्षा स्तरी, निम्बो स्टेटस। यह बादल जो होते हैं तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा तेजी से बारिश होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे नकदी फसल कहा जाता है? सही उत्तर है सभी, यानी कपास, जूट, चाय ये सभी नकदी फसल कहा जाता है। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा तैयार की जाती है नकदी फसल कहलाती है। जैसे कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, चाय इत्यादि सब नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चमत्कारी फसल के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है सोयाबीन को चमत्कारी फसल के रूप में जाना जाता है। सोयाबीन अर्थात ग्लाइसिन मैक्स दलहनी कुल की तिलहनी फसल है। इसे एक चमत्कारी फसल की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें के दाने में 40 से 42% उच्च प्रोटीन होते हैं, 18 से 20% तेल तथा 20.9% कार्बोहाइड्रेट तथा 0.24% कैल्शियम तथा 11.5% फास्फोरस और 11.5% लोहा पाया जाता है। इन्हीं के चलते इन्हें चमत्कारी फसल के नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? सही उत्तर है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल बताया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है?
सही उत्तर है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि यह पृथ्वी से सबसे नज़दीक की दूरी पे है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सही उत्तर है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, यानी कि रात में जब उगता है तो सुबह तक यह सबसे अंतिम समय तक यह तारा रहता है, इसलिए भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ब्रिटेन को। ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य यानी सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूरज का देश किसे कहा जाता है? सही उत्तर है नॉर्वे को। उत्तरी गोलार्ध में मध्यरात्रि यानी रात को 12 बजे भी सूर्य दिखाई देने की घटना का संबंध 21 जून वाली स्थिति से है। इस समय 66 डिग्री उत्तर अक्षांश से 90 डिग्री उत्तर अक्षांश तक का संपूर्ण भूभाग प्रकाश वृत्त के भीतर रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ 24 घंटे दिन रहता है, रात होती ही नहीं, इसीलिए वहाँ आप आधी रात को भी सूर्य देख सकते हैं। वहाँ न तो सूर्योदय होगा न सूर्यास्त होगा। बस यही है अर्धरात्रि के सूर्य दर्शन की घटना का रहस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? सही उत्तर है सीसा जस्ता। सीसा और जस्ता को जुड़वां खनिज कहा जाता है क्योंकि यह दोनों खनिज किसी खान में साथ साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें जुड़वां खनिज कहा जाता है, सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है नेपाल। नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? सही उत्तर है लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सही उत्तर है कोटोपैक्सी। यह इक्वेडोर में स्थित है। इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में कितना प्रतिशत योगदान नाइट्रोजन का है? यानी वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? सही उत्तर है 78%। वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जोन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है? सही उत्तर है 71%। संपूर्ण ग्लोब पर 71% जल भाग होते हैं और स्थल भाग होते हैं 29%। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? सही उत्तर है फिनलैंड। इस देश को झीलों का देश कहा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ 1,87,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं, इसीलिए इन्हें झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है पेरियार। पेरियार अभयारण्य दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। पेरियार अभयारण्य को वर्ष 1998 से हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है ड्रमलिन। ड्रमलिन अंडाकार आकार की पहाड़ियाँ हैं जो बड़े पैमाने पर हिम नदों के बहाव से बनी होती हैं, जो एक ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर के नीचे बनती है। बर्फ़ के प्रभाव की दिशा में संरक्षित होती है। वे पूर्व में हिमाच्छादित क्षेत्र में व्यापक है और विशेष रूप से कनाडा, आयरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड में असंख्य हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच निम्न में से किस तट के समीप स्थित है? सही उत्तर है फिलीपींस। मेरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी खाई है। मेरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। मेरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहां समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर की गहराई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पहाड़ निम्न में से किस देश में स्थित है? सही उत्तर है रोमानिया। रोमानिया में बिहार नाम की एक पहाड़ है। वैसे बिहार नाम की एक राज्य भी है। अगला क्वेश्चन है, असम में शीतकालीन चावल यानी धान की फसल किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर है साली। असम में शीतकालीन चावल यानी धान की फसल को साली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? सही उत्तर है केरल राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि यानी जल संधि को अंग्रेजी में स्ट्रेट कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? सही उत्तर है डेविस। यह विश्व की प्रमुख जल संधि है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है जो ग्रीनलैंड में है। यह ग्रीनलैंड डेनमार्क को बेसिन यानी कनाडा को अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर के लैब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर के बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। जल संधि क्या होती है यानी स्टेट क्या होता है? तो जल संधि को जल डमरू भी कहा जाता है या जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। जल संधि पानी में से तंग मार्ग होते हैं जहां से नौकाएं एक जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सकती है। इनका आकार डमरू के समान होता है, इसे जल डमरू भी कहा जाता है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और इसी कारण तिथि में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है फ्रांस में 1883 ईस्वी में। भारत में बिजली बनाने का पहला कारखाना 1899 में कलकत्ता में लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव भी कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है? सही उत्तर है के.एम. मुंशी। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है।
यह 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? सही उत्तर है राइन नदी। राइन नदी यूरोप के कई देशों में होकर बहने वाली पहली नदी है। यह विश्व की व्यस्त व्यापारिक नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां निम्न में से किस देश में स्थित है? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल अमेरिका के दक्षिण डकोटा और व्योमिंग में स्थित है। ब्लू हिल अमेरिका के मैन में स्थित है और ग्रीन हिल अमेरिका के इंडियाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट अथवा हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन था? सही उत्तर है स्वांते आर्थेनियस। 1896 ईस्वी में। ग्रीन हाउस या तो कांच का ग्लास हाउस कहा जाता है या फिर प्लास्टिक का जो बना होता है उसे पॉली हाउस कहा जाता है। फ्रेम युक्त संरचना होती है जिसका उपयोग ठंडी के मौसम में या ठंड प्रदेशों में फलों, सब्जियों, फूलों और किसी भी अन्य पौधों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 मार्च। 21 मार्च को वन दिवस यानी विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रभावित होती है। मैक्सिको खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा यानी गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, इसीलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? सही उत्तर है निग्रोइड यानी निग्रो प्रजाति के बाल ऊन के समान होते हैं। यह प्रजाति दक्षिणी मध्य अफ्रीकी देशों तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज काला सीसा यानी ब्लैक लीड तथा प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को ब्लैक लीड यानी काला सीसा या प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट को काला सीसा तथा प्लम्बगो के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का खनिज है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड यानी कि नीब बनाने में होती है तथा परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यहाँ पे कुछ फसल का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सही उत्तर है चना मटर। खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान तथा आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। मुख्यतः धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर और मक्का की खरीफ फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सही उत्तर है धान। धान जो होता है वो खरीफ फसल होता है। बाकी गेहूं, जौ, सरसों सभी रबी फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर महीने से लेकर नवंबर महीने तक होती है यानी जब मानसून चला जाता है तथा इन फसलों की कटाई मार्च महीने से लेकर अप्रैल महीने के बीच की जाती है। रबी की फसल उगाते समय कम तापमान तथा कम पानी की आवश्यकता होती है तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी की फसल को सर्दी की फसल के नाम से भी जाना जाता है। आलू, गेहूं, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिभुज
गोल्डन ट्रायंगल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक देश है। दूसरा कथन है इसके तीनों कोण थाईलैंड, लाओस तथा म्यांमार में है। तीसरा कथन है इसे तस्करों का स्वर्ग, हेवन ऑफ स्मगलर के कहा जाता है। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी कि गोल्डन ट्रायंगल के बारे में जो होता है ये सारे कथन ए बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? सही उत्तर है देवप्रयाग में। भागीरथी तथा अलकनंदा भारत के उत्तराखंड में बहने वाली एक नदी है। यह देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे मोती की माता यानी मदर ऑफ फियर कहा जाता है? सही उत्तर है पक्षाप बादल। पक्षाप बादल को मोती की माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वे नियमित हवाएं जो कि गरजती चालीसा, चिखती पचासा तथा सिसकती साठा के उपनाम से जाने जाती है निम्न में से किस प्रकार की हवाएं हैं? सही उत्तर है पछुआ हवाएं। पछुआ हवाओं को गरजती चालीसा, चिखती पचासा और सिसकती साठा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल बनाने में निम्न में से किस प्रकार की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है सीडार। कहीं कहीं से केदार भी लिखा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच खींची गई सीमा रेखा है? सही उत्तर है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र तथा भारतीय क्षेत्र के बीच सीमा चिन्हित करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। यह रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था जो कि भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई सीमा रेखा है? सही उत्तर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यह रेखा 1893 ईस्वी में खींची गई थी। इसकी लंबाई 2670 किलोमीटर है। इसे ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर किया गया था और उन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई सीमा रेखा है? सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान। यह खींचा गया था 17 अगस्त 1947 ईस्वी में और सर रेड क्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हिंडरबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई रेखा है? तो सही उत्तर है इसका जर्मनी और पोलैंड। इसे खींचा गया था 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हें कृपया याद रखें।